ओके बेटा, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोपी पढ़ाई थी एंड इंट्रोपी मैंने आपको समझाया था क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। कैसे मेजर करते हैं, अगर मतलब चेंज इन इंट्रोपी निकालना हो तो इंटीग्रल डी क्यू बाई टी। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं सर, क्या गलत है इसमें? डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये है चेंज इन इंट्रोपी निकालने का तरीका। सबको समझ में आ गया? अच्छा जी, इंट्रोपी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। और फिर हमने देखा था कैसे डिफरेंट स्टेट्स के लिए, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए इसको निकालते हैं वैल्यू। ध्यान है क्या सबको? हाँ, फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जनरल प्रोसेस के लिए भी हमने देखा था इनके फॉर्मूला। फिर आइडियल गैस पे ऑपरेशन करके निकाला था, लास्ट में केमिकल रिएक्शन के लिए भी निकाला था। और मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया था, मैं वहीं से पिकअप करूंगा। आपको याद है वो क्वेश्चन क्या था कि अगर स्टेट ए यानी V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम, और मैंने डेटा के साथ आपको बताया था कि अगर 1 लीटर से 10 लीटर तक एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, एंड फिर मैंने बताया था कि यही 1 लीटर से 10 लीटर तक जा रहे हो, एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल, दोनों में ही Q 0 है। इसका चेंज इन एंट्रोपी 0 आता था, जबकि इसका चेंज इन एंट्रोपी क्या आता था? पॉजिटिव। ध्यान देना, ये वॉल्यूम 10 लीटर बोल रहा हूं तो तुम्हें लग रहा होगा दोनों स्टेट सेम हो गए, ऐसा नहीं है, दोनों स्टेट सेम नहीं है। यहां टेम्परेचर चेंज होता है, यहां टेम्परेचर ही चेंज। क्या कैलकुलेशन कराया था? एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल भी होता है, T1 T2 दोनों बराबर होते हैं, कराया था ना? ओके जी। तो आपको ध्यान होगा कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम जा रहे हैं तो डेल्टा जो एस की वैल्यू है वो वैल्यू या तो इक्वल टू हो रहा है या तो ग्रेटर हो रहा है किससे? इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी से। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब कहोगे सर इंटीग्रल ऑफ डी क्यू के बराबर कब हो रहा है? जब वो रिवर्सिबल जा रहा है, तो इंटीग्रल इसके बराबर हो रहा है, तभी तो ये 0 आ रहा था। डी क्यू की वैल्यू यहां 0 थी, दोनों ही केस में क्यू 0 था। इसकी वैल्यू डेल्टा एस की बराबर हो गई 0 के। ग्रेटर देन 0 कब होगा सर? ग्रेटर देन 0 तब होगा जब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जाओगे। इरिवर्सिबल से जा रहे हैं तो Q का वैल्यू तो 0 था अपॉन T, ये वैल्यू 0 आना चाहिए। Q बाई T की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन एंट्रोपी चेंज इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए ये लिखा। और इसी चीज को अगर समझ लिया जाए साइक्लिक प्रोसेस में कि हम भाई ए से बी गए और बी से वापस ए पे आए, और इन पे सिर्फ Q1 अपॉन T1 इंटीग्रल, और इस पे आई मीन Q2 अपॉन T2 का इंटीग्रल अगर मैं लेके चलूं साइक्लिक प्रोसेस के लिए, यहां से यहां गए, यहां से, और इसके अंदर दोनों तरह के अगर प्रोसेस हो रहे हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी का वैल्यू जब आप निकालोगे तो हमेशा और हमेशा ये इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। और इसी इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं? क्लॉसियस इनइक्वालिटी। लिखो, यहीं से शुरू करते हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी साइक्लिक है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। इंटीग्रेशन फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा बेटा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, कब ये इक्वल होगा? डी क्यू बाई टी की वैल्यू 0 के इक्वल कब होगा साइक्लिक इंटीग्रल? जब हर पाथ क्या हो? रिवर्सिबल। नोट करके लिखो एक बार, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी विल बी 0 if all the steps
in the cyclic process follows reversible path. क्योंकि जैसे ही रिवर्सिबल पाथ हो गया वैसे ही dq by t will become what? चेंज इन एंट्रोपी. और बताओ इनिशियल एंड फाइनल स्टेप अगर सेम हो जाए तो चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, इसलिए इक्वालिटी होल्ड करेगी. अदरवाइज अगर एक भी इरिवर्सिबल है, एक छोटा स्टेप भी इरिवर्सिबल है, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t की वैल्यू 0 नहीं बल्कि उससे कम हो, लेस देन. सभी को समझ में आ गया ये बात? बोलिए. यही है क्लासियस इनइक्वालिटी. अब तक हमने देखा कि भाई एंट्रोपी क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में सीखा था. क्या सीखा था भाई? कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू, ये क्या था? फॉर स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाले चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, एक ही बात है. ये इरिवर्सिबल चेंज भी इसी को बोल सकते. सर अब ये बताओ अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा? जो प्रोसेस पॉसिबल ना हो. फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा एस यूनिवर्स का वैल्यू लेस देन 0, सम ऑफ डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग लेस देन 0. क्या सबको समझ में आया? बोलिए. ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए है. अच्छा, तीसरा कंडीशन आता है अगर मान लो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए. इक्विलिब्रियम पे स्टैब्लिश हो गया तो क्या होगा? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. यस, नोट करके लिखो. फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा एस यूनिवर्स, ये तीनों कंडीशन लिख लेना.
नोट कर लिया बेटा सभी लोगों ने? अब अगला हेडिंग डालिए आप लोग, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। ब्रैकेट में लिखो जी। देखो जैसे आपने इंथैल्पी के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था, ठीक वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी जी के लिए भी मैथमेटिकल फंक्शन है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। नोट करके लिखो। इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज G is equal to H minus TS। अब क्योंकि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसका किससे होता है? केमिकल रिएक्शन से। तो मैं पहले केमिकल रिएक्शन पे आता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज से हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो पहला लिखते हैं फॉर केमिकल रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने देखा था एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की हम नहीं निकाल सकते, फिर हमने देखा इंथैल्पी डिपेंडेंट होती है U प्लस पीवी यू पे, तो इसलिए इंथैल्पी का भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से गिब्स का भी क्या एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। Gibbs free energy is a state function and we cannot determine the absolute value of G. We cannot determine the absolute value of G. एंड यहां पे इसलिए हम लोग फिगर आउट क्या करेंगे, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग निकालने पे करेंगे। तो इसी का पहला पार्ट जो मैं आपको लिखवा रहा था कि डेल्टा जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा बताओ, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी लिखते हो, चाहे वो N2 प्लस 3H2 फॉर्मिंग 2NH3, टेम्परेचर आपको मालूम है इनिशियल स्टेट ये है, रिएक्टेंट आपने लिया और थोड़ी देर बाद रिएक्शन हुआ, वही प्रोसेस है उसके लिए। रिएक्शन अपने आप में एक प्रोसेस है, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बन गया, यही हुआ ना। तो आप डेल्टा जी निकालना चाहते हो, डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन किस टर्म में निकालना चाह रहे हो? इंथैल्पी एंड एंट्रोपी के टर्म में। अच्छा टेम्परेचर क्या होता है रिएक्शन का इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में? कांस्टेंट होता है। तो एट टेम्परेचर T मान लो ऐसा कुछ है, तो कैसे निकालेंगे बताओ? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, टेम्परेचर कांस्टेंट था ना, तो टी बाहर आ जाएगा, टी डेल्टा। दिस इज हाउ इट इज रिपोर्टेड, राइट इट डाउन। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लिख लिया ना, टी डेल्टा एस। सिमिलरली कितने लोग कह रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, तो जैसे मैं डेल्टा एच नॉट लिखता हूं, क्या वैसे ही सबको नॉट लिख सकता हूं सारे फंक्शन को? सिमिलरली
डेल्टा जी नॉट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, जहां पे डेल्टा एच नॉट क्या है बेटा, बोलो, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, लिखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड, बोलो, स्टैंडर्ड चेंज इन, यहां चेंज लिखना पड़ेगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। सभी ने नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने यहां तक? ओके। अब देखो, मैं पहले आपको कुछ कंडीशंस लिखवा दे रहा हूं केमिकल रिएक्शंस के लिए, एंड फिर उसके बाद दिखाऊंगा कि एंट्रोपी से ये कैसे रिलेट कर सकते हो ना। यहां पे डेल्टा एस क्या है, व्हाट इज डेल्टा एस हियर? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, किसका ये? दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द केमिकल रिएक्शन, मतलब इस प्रोसेस का है, मतलब सिस्टम का है। This delta S is the change in entropy of the chemical reaction. नोट करके लिखो ये बात। डेल्टा एस नॉट आएगा तो स्टैंडर्ड वर्ड जुड़ जाएगा, डेल्टा एस रहेगा तो सिर्फ, तो डेल्टा एस हियर इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। नोट कर लिया? ओके जी। अब देखो, अभी तक हमें अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो हमें दो फैक्टर देखना पड़ता था, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज, एंड दोनों को जोड़ करके ये चेक करना पड़ रहा था कि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या जीरो आ रहा है या नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो मतलब स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आया मतलब प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, और जीरो आया इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, इक्विलिब्रियम के थ्रू ही जा रहा है वो। ये सुनो, ये गिब्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप सिस्टम पे ही फोकस करके सराउंडिंग पे ध्यान ही मत दो तो भी आपका स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन निकल जाएगा। अब वो कैसे? तो देखो, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है, अपने आप हो सकता है, स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव हो। कैसे रिलेट करते हो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी पहले लिखो, लिखो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, condition for spontaneity in terms of change in Gibbs free energy। हाँ जी, हाँ जी, हेडिंग हेडिंग, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी in terms of change in Gibbs free energy। लिखो सबसे पहला पार्ट, if delta G
लेस देन 0 यानी नेगेटिव, then reaction will be spontaneous or possible। ये पहला पार्ट। दूसरा, if delta G greater than 0 or positive, then reaction or process will not be spontaneous। थर्ड कंडीशन, अगर डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाए 0, then equilibrium is attained। equilibrium is attained। नोट करो जल्दी। क्या बेटा? इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। देन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। लिख लिया यहां तक? हाँ। अब आ जाओ, समझाता हूं कि आपको ना ये वैल्यू नेगेटिव कैसे, क्योंकि इंट्रोपी में आपने देखा था डेल्टा एस का वैल्यू सिस्टम एंड सराउंडिंग का सम करके कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, अच्छे से देखना, ठीक है? देखो वहीं से स्टार्ट करते हैं। डेल्टा एस यूनिवर्स कैसे लिखेंगे इसको? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। बोलो। अच्छा, डेल्टा एस सिस्टम यहां पे कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा एस एसोसिएटेड विद द केमिकल रिएक्शन। कैन आई से दैट? तो इसको डेल्टा एस आर लिख दे रहा हूं। आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन। सराउंडिंग का डेल्टा एस कैसे निकल के आएगा वो हम थोड़ा फिगर आउट कर लेते हैं। ये बताओ, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा किसी बॉक्स के अंदर, तो इससे जो भी हीट निकल के आती है, जो भी हीट, अगर मान लो सिस्टम से बाहर हीट निकल के जा रही है क्यू, और बाहर से अंदर आ रही है क्यू, ये दोनों के लिए आपको क्यू का साइन पता है कि कैसे लेंगे? अगर बाहर निकल के जा रहा है तो क्यू का वैल्यू कैसा लेते हैं? नेगेटिव। अंदर जा रहा है तो क्यू का वैल्यू किसके लिए? सिस्टम। और यही अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो तो यही डेल्टा एच होता है। और डेल्टा एच अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिसाइड कर लेगा कि नेगेटिव तभी हो सकता है जब हीट बाहर जा रही हो, और पॉजिटिव तभी हो सकता है जब वो हीट, वो डेल्टा एच के अंदर अपने आप में वो सारा फंक्शन है। ये सुनो, एक बात बताओ, जो भी डेल्टा एच इससे एसोसिएटेड हुआ, जो भी आया रिएक्शन से एसोसिएटेड, क्या बाहर के लिए वो हीट का वैल्यू माइनस टाइम डेल्टा एच लिख सकता हूं क्या? सोच के बताओ। डेल्टा एच मान लो पॉजिटिव है, इसका मतलब बाहर से हीट अंदर आ रही है, तो सिस्टम के लिए तो हीट पॉजिटिव है, लेकिन सराउंडिंग से तो तुम खींच रहे हो ना, उसके लिए कैसा हो गया?
तो दोनों का साइन अपोजिट है ना, तो क्या मैं डेल्टा एच सराउंडिंग का वैल्यू, डेल्टा एच सराउंडिंग का वैल्यू जो हमारा वही इंटीग्रल डी क्यू बाई टी होता है, और क्योंकि हमने सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट एज्यूम किया है, क्योंकि भाई इतना बड़ा यूनिवर्स है कि बाहर आप टेम्परेचर कुछ खास चेंज नहीं कर सकते हो, तो टी बाहर आ जाएगा। डी क्यू का वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी व्हाट, डेल्टा एच, यही होगा ना। बस जो सिस्टम का क्यू होता है वही उसका माइनस टाइम हो जाएगा। यहाँ क्यू का मतलब सराउंडिंग था, और जब मैं अभी डी क्यू लिख रहा हूं ये किसका है, सिस्टम का, तो माइनस टाइम बस लिख दिया। क्या ये वैल्यू माइनस डेल्टा एच बाई टी आ रही है क्या? देखो तो, where delta H is the enthalpy change of the reaction, जो भी डेल्टा एच रिएक्शन के लिए होगा सराउंडिंग के लिए वही वैल्यू माइनस टाइम हो जाएगी। अरे जहां से हीट लेके दूसरी तरफ दे रहे हो तो एक का प्लस तो दूसरे का माइनस होना ही है ना। ओके बेटा, तो ये आ गया डेल्टा एच सराउंडिंग, तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, वेर ये भी रिएक्शन का, ये भी रिएक्शन, और यही वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा एच यूनिवर्स। बोलो, अब मैं थोड़ा और रीअरेंज कर रहा हूं, मैं इस फॉर्म में बनाना चाहता हूं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। बताओ, तो मैं क्या करूं, इस माइनस टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये माइनस टी डेल्टा एच यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा एच, टी से मल्टीप्लाई किया माइनस, तो टी डेल्टा एच आर, क्या मिल गया क्या? बोलो, अब बताओ, ध्यान से बताओ, अगर स्पॉन्टेनियस चेंज होना है तो डेल्टा एस यूनिवर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? बोलो, पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा तो माइनस टाइम टी, टी तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है भाई। टी यहाँ पे कौन सा टी है, टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर कहां हो सकता है मिनिमम, 0 केल्विन, तो रिएक्शन तो 0 के ऊपर ही होते हैं, तो वो कोई भी वैल्यू लोगे पॉजिटिव है, तो यहाँ टी पॉजिटिव है, माइनस टाइम दिस पॉजिटिव एंड डेल्टा यूनिवर्स पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। और क्या देख पा रहे हो, आरएचएस और आरएचएस को कंपेयर करके देख पा रहे हो कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स, क्या रिलेट कर पा रहे हो? तो अब समझ में आ गया मैंने डेल्टा जी के लिए अपोजिट क्यों बोला, क्योंकि इंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी आर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए मैंने ये कंडीशन लिखवाई। तो ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, बस फर्क क्या है, इसमें हमें दोनों को ध्यान देना पड़ रहा था, और यहाँ दोनों ही सिर्फ रिएक्शन के पैरामीटर देखने से हमारा आंसर निकल जा रहा है, हमें सराउंडिंग की तरफ नहीं देखना पड़ रहा है। यस और नो, डिड यू अंडरस्टैंड? तो कहीं बॉक्स में करके उसी को डिराइव कर लो एक जगह, बस बॉक्स में, ये डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है आपसे, बस आपको याद अपने दिमाग में तसल्ली के लिए कि भाई ये कैसे रिलेटेड है वो आपको पता चल जाए। क्या सभी को बात समझ में आ गया? नोट कर लो।
कर लिया सभी ने, यहाँ तक नोट कर लिया। अब देखो एक टेबल बनवाता हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं गिब्स से, वो आपको डेल्टा एच दिया रहेगा, डेल्टा एस दिया रहेगा, टेम्परेचर, बस आपसे पूछेगा बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो आपको क्या करना है, बस ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू देखनी है, अगर नेगेटिव आया तो रिएक्शन पॉसिबल है, पॉजिटिव आया तो पॉसिबल ही नहीं है, जीरो आ गया तो इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी है। क्या समझ में आता है सबको? आओ चलो देखते हैं इसे कैसे यूज करना है इस चीज को। मैं एक टेबल बना रहा हूं, पहले आप देख लो, उसके बाद आप नोट करना, ठीक है? पहले इसको आप समझ लो। तो अभी हमें पता चल गया है कि केमिकल रिएक्शन के लिए जिसमें सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का मैं बात कर रहा हूं, डेल्टा जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और हमने कंडीशन देख लिया था स्पॉन्टेनियस है तो कैसे करना है। चलो एक टेबल बनाता हूं, यहां केस लिखता हूं या सीरियल नंबर, यहां डेल्टा एच का साइन क्या है, डेल्टा एस का साइन क्या है, और यहां डेल्टा जी एंड रिमार्क ऑन द रिएक्शन। रिमार्क्स ऑन केमिकल रिएक्शन। तो देखो पहला लिखता हूं, अभी नहीं बनाना कुछ भी, पहले समझ लो। मान लो बच्चों कि डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है किसी का और डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव है। बताओ आपको अगर रिएक्शन को फेवरेबल बनाना है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो गया और आप चाहते हो कि यार मेरे को टेम्परेचर का कोई टेंशन ही ना हो, तो कितने लोग कह रहे हैं ये टर्म भी नेगेटिव बना दो सर। कौन सा टर्म? माइनस टी डेल्टा एस। तो एक ये नेगेटिव था, एक ये नेगेटिव, मिलकर हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये पूरा टर्म नेगेटिव बनने का मतलब टी डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। टेम्परेचर तो पॉजिटिव होता है तो डेल्टा एस क्या हो जाए, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा तो डेल्टा जी नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर। रिमार्क क्या है इसके लिए, hence the process will be spontaneous, hence the process और रिएक्शन, अभी हम रिएक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं, will be spontaneous at all temperature। कोई भी टेम्परेचर हो उस पे ये स्पॉन्टेनियस होगा, उस पे टेम्परेचर का कोई कंडीशन लगाने का जरूरत। चलो एक दूसरा केस लेते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके, तो टेम्परेचर कुछ भी रखो, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू रख दो, डेल्टा जी विल बी एट ऑल टेम्परेचर। हेंस बोलो, रिएक्शन will never be possible at any temperature। क्या सबको समझ में आ रहा है? फिर केमिकल रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर किसी रिएक्शन के लिए ऐसी कहानी बन रही है। नंबर 3, अब इसके दो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं।
कौन से वाला? कि मान लो अगर ये नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? तो कितने लोग कह रहे हैं कि अगर ये नेगेटिव हुआ और ये नेगेटिव है तो डेल्टा जी के लिए ड्राइविंग फोर्स डेल्टा एच ही है, क्योंकि ये नेगेटिव होने का मतलब तो माइनस माइनस प्लस। ये रिएक्शन है इंट्रोपी ड्रिवन नहीं, इंथैल्पी ड्रिवन है। डू यू गाइस एग्री? इन ये देखो जो ड्रिवन वाला वर्ड बोल रहा हूं, तो वो फैक्टर ड्राइविंग फोर्स होता है जो फैक्टर डेल्टा जी को नेगेटिव बनने में मदद कर रहा है। क्या इंट्रोपी चेंज का नेगेटिव होना डेल्टा जी को नेगेटिव होने में मदद कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके ये पॉजिटिव फैक्टर क्रिएट कर दिया, और डेल्टा जी को पॉजिटिव बनाने की तरफ जाएंगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, उसको नेगेटिव बनाएंगे तो ही रिएक्शन पॉसिबल होगा। इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव करने के लिए ड्राइविंग फोर्स डेल्टा एच है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हालांकि टेम्परेचर डिपेंडेंट दो नहीं होते, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस भी, लेकिन अगर मान लो मैंने एज्यूम कर लिया कि टेम्परेचर एक रीजनेबल अमाउंट तक चेंज करने में डेल्टा एच एंड डेल्टा एस सब्सटैंशियली बदल नहीं रहे और उनका साइन बदल नहीं रहा है, डेल्टा एस का वैल्यू बदल रहा भी हो तो उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, जो वैल्यू मतलब जो चेंज होना चाहिए डेल्टा एस का उसका साइन वही है। अगर ऐसा है तो कितने लोग कह रहे हैं अगर मैं लोअर टेम्परेचर रखूंगा तो ये टर्म छोटा होगा पॉजिटिव में? अरे टेम्परेचर कम करते जाओगे तो टी डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा? छोटा हो जाए, और ये वैल्यू लार्ज नेगेटिव होगा तो इन दोनों का सम क्या आएगा? नेगेटिव, तो पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर अगर एक लेवल से बढ़ा दिए तो तब वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि एक लेवल से ज्यादा बढ़ा दोगे तो दिस वैल्यू विल बिकम अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू एंड डेल्टा एच क्या है? हाँ, लार्ज नेगेटिव नहीं है, इस फैक्टर के कंपैरिजन में ये छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर किस पे ये जीरो हो जाएगा? तो यार इसको इक्वेट कर दो जीरो से, इसको जीरो से इक्वेट करो, सपोज ये जीरो हो गया तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच इज बिकमिंग जीरो, देन टी विल बिकम व्हाट? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा। ये कौन सा टेम्परेचर है जिसपे इक्विलिब्रियम आ जाए, जिसपे डेल्टा जी क्या हो जाए? जीरो। तो यहां पे क्या मुझे लिखना पड़ेगा? डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा कब? इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि इस पे जीरो था और हमने देखा हायर टेम्परेचर कर दिया तो ये वैल्यू पूरी लार्ज पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एस का, सब ये साइन का टेंशन मत लेना, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये वैल्यू तो टेम्परेचर का पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन जीरो, तो इसलिए टेंशन मत लेना। टी ग्रेटर देन दिस वैल्यू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, then reaction will not be possible. डेल्टा जी का वैल्यू अगर मैं बोलूं नेगेटिव करना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट नहीं कर रहे हो ना तुम लोग अभी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, then reaction will not be possible. Second condition, if temperature less than delta H upon delta S, delta G value will be negative, then reaction will be spontaneous. Spontaneous और possible, मतलब रिएक्शन हो सकता है। नंबर फोर की मैं बात करता हूं। फोर्थ कंडीशन, मान लो दोनों ही पॉजिटिव हो जाए, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। अब इसको ड्राइविंग फोर्स कौन सा मिल रहा है बताओ? इंथैल्पी पॉजिटिव बना रहा है इसको,
लेकिन ये पॉजिटिव है, माइनस टाइम टी करके ये फैक्टर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस बार ये रिएक्शन कौन सा है, इंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज इंट्रोपी ड्रिवन, इंट्रोपी ड्रिवन, इंट्रोपी ड्रिवन। जितना हायर टेम्परेचर उतना ही ये नेगेटिव। डेल्टा जी इज नेगेटिव। नोट करो बेटा, अब ये टेबल नोट कर लीजिए।
क्या बच्चों ये समझ में आ गया? बात क्लियर हो गया? नोट कर लिया सभी ने? सभी ने नोट कर लिया बेटा? वेरी गुड। बेटा दो। पहले पढ़ लें, बात करते हैं। हो गया बेटा? यहाँ तक हो गया? क्या बताओ, इस पे क्वेश्चन कर लोगे? चलो एक देता हूँ, देखते हैं क्या करते हो। लिखो। लिखो, फॉर अ बैलेंस्ड हाइपोथेटिकल रिएक्शन 2A plus B forming C plus 3D at 300 Kelvin, molar entropies of A, B, C and D are molar entropies of A, B, C and D are 50, 60, 80 and 70 joule per Kelvin respectively.
molar entropies of A, B, C and D are this, and this respectively. And delta H R at 300 Kelvin is 100 kilojoule. 100 kilojoule. Then find delta G at 300. Predict the reaction is spontaneous or not. Spontaneity of a reaction. ये दो क्वेश्चन, चलो जल्दी करो. निकालना वैल्यू, वैल्यू तो निकालो फिर तो समझ में आएगा ना. ये तो डेल्टा जी की वैल्यू है जो बताएगा आपको कि यूनिट. ध्यान देना बेटा, चेक करो. कर लिया बेटा, बोलिए क्या कर लिया आप लोगों ने. नॉन स्पॉन्टेनियस कर लिया. आइए ध्यान देते हैं थोड़ा सा. देखो बेटा, हाँ बातें नहीं बिल्कुल भी, ध्यान दो इधर. चलो देखते हैं. ये बताओ डेल्टा एच आर का निकालना है पहले. डेल्टा एच आपको दिया है, कितना दिया है? 100 किलो जूल. इसका मतलब 10 के पावर 5 जूल हुआ. ये सुनो. अच्छा डेल्टा एच निकाल लेते हैं, बताओ. सो डेल्टा एच निकालोगे तो इसकी मोलर एंट्रोपी इंटू 3. सो 3 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ डी. मोलर एंट्रोपी ऑफ डी प्लस 1 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ सी माइनस टाइम 2 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ ए एंड माइनस 1 इंटू, सॉरी यहां माइनस नहीं प्लस, मोलर एंट्रोपी ऑफ बी. चलो बताओ तो 3 इंटू ये कितना है? ये कितना है यार? ठीक है, प्लस सी का कितना है? 80 माइनस 2 इंटू ए का कितना है बेटा? 50 का, बी का 60. ये पूरा सॉल्व करके बताओ कितना है? 130 जूल पर केल्विन आ रहा है. अच्छा जी, अब निकालते हैं डेल्टा जी का वैल्यू. डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. डेल्टा एच कितना था? 10 के पावर 5 जूल माइनस टेम्परेचर कितना है बेटा? 300 केल्विन इंटू डेल्टा एच कितना आया था? 30 जूल पर केल्विन. ये कैपिटल में लिख रहा हूं, केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया. 9000 आ रहा है. कितना? 130 था. कितना आ रहा है ये? 39,000. और ये कितना है?
1 लाख है, पांच जीरो है, डिफरेंस कितना आ रही है 60, ये तो वैल्यू आ गया इसका। अब बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी क्या आ गया पॉजिटिव। समझ गए ना, इतना ही इजी क्वेश्चन इससे आता है। अब इसकी वेरिएशन पे समझते हैं। देखो अभी तक मैंने डिस्कशन किया कि रिएक्शन के स्टार्ट में क्या होगा और एंड में, सिर्फ इसको फोकस करोगे तो क्या होगा। अब जो बात बताने जा रहा हूं उसमें रिएक्शन चल रहा हो, यानी ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, उस टाइम पे बात करें। प्रोग्रेस के टाइम पे तो हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी वैल्यू ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन चल रहा हो या प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन आप लिख सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया, लेट अस कंसीडर दिस वन ओनली। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कर दे रहा हूं, ए गैसियस प्लस बी गैसियस, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली और मैं रिवर्सिबिलिटी वाला भी केस ले रहा हूं कि दोनों तरफ रिएक्शन पॉसिबल है। तो एक टर्म डिफाइन किया जाता है, बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्यू वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज, थोड़ा ध्यान से देखो, ये आगे इक्विलिब्रियम में भी यूज आएगा। द एक्टिव मास, अभी के लिए फिलहाल आप ये समझो एक्टिव मास कुछ और नहीं बल्कि मोलारिटी, बस अभी के लिए यही समझो, बाद में इसके बारे में और क्लैरिटी दूंगा। इस पे पावर सी इंटू डी पे पावर डी डिवाइडेड बाई ए पे पावर ए एंड बी पे पावर बी। इसको बोलते हैं, इस क्यू को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्शन कोशेंट। Q is written as प्रोडक्ट का मोलारिटी इंटू उसका स्टोइकियोमेट्री, उसके पावर में चला जाए, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मोलारिटी, उसका पावर, उसका कोफिशिएंट। याद रहेगा। इसमें और भी चेंजेस हैं, जैसे अगर सॉलिड कोई हो गया तो उसका ये एक्टिव मास का वैल्यू या मोलारिटी का वैल्यू 1 ले लेते हैं। कोई सॉलिड हो गया तो उसका वैल्यू कितना ले लेते हैं 1। अब ये कैसे होता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको समझ में आएगा, अभी तो बस मैं इसी फॉर्म में आपको लिखा। तो अब जैसे मान लो आपने रिएक्शन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 मोल इसके लिए, 10 मोल इसके या 15 मोल इसके लिए, और रिएक्शन स्टार्ट कर दी। और रिएक्शन चलने के ड्यूरेशन में 10 सेकंड के बाद आपको ध्यान आया कि लेटेस्ट चेक द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, कि अभी ये कितना आ रहा है वैल्यू। तो जो हमने अभी तक पहले कैलकुलेशन किए हुए हैं उसमें क्या होता है, रिएक्शन के स्टार्टिंग एंड एंड, सिर्फ वो दो पॉइंट का हम डिस्कशन करते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन हम कभी बात नहीं करते। अब जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्शन हम क्या मान के चल रहे थे, यूनिडायरेक्शनल, इरिवर्सिबल, एक साइड में जा रहा है। जैसे रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया तो रिवर्सिबिलिटी के लिए हम बीच के स्टेजेस पे भी देख सकते हैं, और उसका तरीका होता है, एक फॉर्मूला आपको लिखना है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। क्यू का मतलब यहां पे रिएक्शन कोशेंट।
R इंटू टी ln QC। एक बात बताओ, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, ध्यान में ना, वैसे वैसे C एंड D के मोलर कंसंट्रेशन बढ़ते जाएंगे और A एंड B कंज्यूम हो रहा है तो इनके मोलर A एंड B कम होता जाएगा और ये वैल्यू, तो Q वैल्यू बढ़ता जाएगा। Q बढ़ेगा, Q बढ़ेगा, ध्यान से देखो, Q बढ़ेगा तो ln Q का वैल्यू भी बढ़ेगा और ये फैक्टर क्या होता जाएगा धीरे धीरे पॉजिटिव। स्टार्टिंग में एक्चुअली रिएक्शन को ड्राइव करने वाला फैक्टर ये होता है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इंथैल्पी एंड इंट्रोपी के टर्म में नहीं लिख सकते क्या? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, अगर हमें वो दिया हो तो हम उससे निकालेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? और वो वैल्यू मोस्टली नेगेटिव है क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तभी तो चलना शुरू करेगा, वरना क्यों जाएगा। तो अगर ये चलने लगा तो ये फैक्टर धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा क्योंकि Q स्टार्टिंग में क्या है, जैसे ही आप ले रहे हो तो उस समय C एंड D बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ A एंड B है, तो वैसे केस में 0 था। धीरे धीरे Q की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे Q बढ़ेगा और 1 से बड़ा हो गया तो ये फैक्टर नेगेटिव होता जाएगा और ये फैक्टर नेगेटिव होता जाएगा, सॉरी ये फैक्टर क्या होता जाएगा, पॉजिटिव, और ये अगर पॉजिटिव होता चला जाएगा, यहाँ ये माइनस में था तो धीरे धीरे एक स्टेज आएगा कि माइनस से 0 की तरफ जाएगा और जैसे ही 0 आ गया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब जितना रेट से फॉरवर्ड जाएगा उतना ही रेट से बैकवर्ड, उसके बाद कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो चुका होगा। उसके पहले में तो हमेशा कोई केमिकल रिएक्शन जो भी रिवर्सिबल होता है उसका एम होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ रीच करना। और जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ रीच होगा, आप चाहे किसी भी साइड से रिएक्शन कराओ, गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू, जी का वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज होता है और डेल्टा जी जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 0 के। हाँ जी, तो ये आपको इक्वेशन नोट करना है जहां पे सारे सिंबल का यूजुअल मीनिंग है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, ये यही है जो आपने यहां देखा है, रिएक्शन क्वोशिएंट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, एंड डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, क्या बेटा, सॉलिड में 1 ले लेते हैं, लिक्विड एंड गैस के केस में उनकी मोलैरिटी लेते हैं, जो उनका मोलैरिटी है वही। और इस सिंबल का मतलब, इसका मतलब होता है, ऐसे लिखा है, तो एक्टिव मास ऑफ सी। नोट यहां करना है, इफ सी इज सॉलिड और प्योर लिक्विड in large excess, then active mass of C will be 1। ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या, इन अदर केसेस, चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन का हो, गैस का हो, एक्टिव मास C इज इक्वल टू मोलैरिटी। बस इतना सा बात अभी ध्यान रखो, एक्टिव मास के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी बस आपको इतने पॉइंट्स दो याद रखना। ये इक्वेशन कब लगाएंगे, जब हमें
रिएक्शन का प्रोग्रेस चेक करना हो रिवर्सिबल रिएक्शन के, कि अभी इक्विलिब्रियम आया या अभी और फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। अच्छा देखो, हम रिएक्शन को इससे पहले कैसे देख रहे थे, ए से बी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब कैसे देख रहे हैं, ए से बी भी जा रहा है, बी से ए भी आ रहा है। तो अब डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अभी और फॉरवर्ड जाएगा, मतलब ए बी से सी एंड डी की तरफ जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, बैकवर्ड आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए पॉजिटिव होने का मतलब बैकवर्ड के लिए नेगेटिव। समझ गए ना। और जीरो हो गया तो ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड, अब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। समझ में आया। तो यहां पे कुछ की पॉइंट लिखने, डेल्टा जी लेस देन जीरो, इफ एट एनी मोमेंट delta G less than 0, then reaction proceeds in forward direction. Proceeds in forward direction. दूसरा क्या है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, देन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस नहीं है, अब बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस। इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने कौन से रिएक्शन के लिए डिस्कशन किया, रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन लिया है हमने, रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड अच्छा ये सब फॉरवर्ड तो जाएगा, कहां तक जाएगा, टिल द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज रीच्ड, टू अचीव इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड इसमें यही है कि इफ डेल्टा जी इज जीरो, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड या अटेन्ड। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अटेन्ड। कहां बेटा, हाँ मैंने बोला इफ सी इज सॉलिड और प्योर लिक्विड इन लार्ज एक्सेस, then active mass of C is taken as 1. In other cases its value is equal to molarity. जो molarity है वही इसका आंसर होगा। हाँ जी, C भाई, C का ही एक्टिव मास है तो C का मोलैरिटी, B का एक्टिव मास होगा तो B का मोलैरिटी। तो मैंने बस एक एग्जांपल लेकर के लिख दिया। क्या आ गया सबको समझ में, बोलिए, यहां तक क्लियर है। अच्छा देखो, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो जाता है ना, जैसे मैंने बोला ये टॉपिक यहीं से अब इक्विलिब्रियम से लिंक कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ये जो Q वैल्यू है ना फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी, फिर उसके बाद नहीं बदलेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो गया। और उस फिक्स्ड वैल्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं, Kc, राइट। तो अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में, अच्छा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो क्या जीरो हो जाएगा बेटा, पहले यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने। अब लास्ट के 2-3 पॉइंट है, बस उसके बाद खत्म है। मिटा दो ये सब, यहां तक सब मिटा दो। हाँ नोट, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इंपॉर्टेंट है बेटा,
at equilibrium point delta G R will become what? 0. And this Q will become equilibrium constant. यहां C लिख रहा हूं इसलिए कंसंट्रेशन के टर्म में, इसको बोलते हैं equilibrium constant of a reaction. So let's do it. यहां पे 0 रख देंगे, is equal to delta G naught plus R into T ln Q के जगह पे क्या लिख देना है? K. तो यहां से एक रिलेशन आ गया हमारे पास, डेल्टा G naught is equal to माइनस ln को मैं क्या लिख सकता हूं? 2.303 RT log to the base 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछता है कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, केसी बताओ, अगर तुम्हें डेल्टा G नॉट बताओ तो ये वैल्यू यहां रख करके ये सबसे इधर डिवाइड कर देंगे, एंटी लॉग ले लेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा. या उल्टा क्वेश्चन भी आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो तो आप डेल्टा G नॉट बताओ. ये सुनो, कई बार इसको अगर ट्विस्ट एंड बेंड करना हो तो आपको केसी पूछेगा, डेल्टा G नॉट डायरेक्ट नहीं देगा, इनडायरेक्टली देगा. कैसे देगा? डेल्टा G नॉट का वैल्यू कैसे देगा? डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा. तो मतलब कहानी में वो डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S नॉट. और क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो डायरेक्ट रिएक्शन का भी डेल्टा H नॉट नहीं देगा, वो हेस्ट लॉ का यूज करा करके आपको उस रिएक्शन के डेल्टा H नॉट. और टफ बनाना हो तो किरचॉफ्स लॉ का यूज करा देगा, T1 पे देगा, T2 पे पूछ लेगा. बाकी समझ गए ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? अगर इसको जोड़ना चाहे तो एकदम शुरुआत से जहां से मैंने पढ़ाया वहां से घुमा फिरा के जोड़ सकता है. क्वेश्चन का डेप्थ कैसा है उसके हिसाब से ये बनाया जा सकता है. तो ये छोटा सा इक्वेशन जो मैंने लिख दिया है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, तो यहां तक नोट कर लो, ये केमिकल रिएक्शन में आपको बहुत हेल्प करेंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर पढ़ तो लिया पूरी कहानी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये डेल्टा जी, जैसे हमने पढ़ा है इंटरनल एनर्जीज, इंटरनल पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम पढ़ा है ना, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस. ऐसे ही सर ये डेल्टा जी आखिर बताता क्या है? ये डेल्टा जी की वैल्यू जो आती है वो क्या बताता है? तो देखो इसका डेरिवेशन है, उसको हम लोग कभी और की किसी और की क्लास में पढ़ लेंगे, आई मीन लाइक क्लास 12th में, है ना. तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं, जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है ना किसी भी रिएक्शन की, वो उस रिएक्शन का उतना पोर्शन ऑफ एनर्जी बताता है जिसका यूटिलाइज करके आप नॉन पीवी वर्क कर सको. मैक्सिमम पॉसिबल नॉन पीवी वर्क. नॉन पीवी का मतलब एक्सपेंशन कंप्रेशन वाला नहीं. तो यही वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका यूज करके हम बैटरीज बना सकते हैं. यही वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, जिसका यूज करके ईएमएफ डेवलप कर सकते हैं, सेल बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन पीवी होता है ना. सो दिस डेल्टा जी का नेगेटिव साइन गिव्स अस मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी which can be converted in useful work, non-PV work. Useful non-PV work. ये है डेल्टा जी का सिग्निफिकेंस. और इसीलिए क्लास 12th में इसी को रिलेट करते हैं कि माइनस डेल्टा जी की वैल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क डन. इलेक्ट्रिकल वर्क डन बेटा ऐसे लिखा जाता है NFE, EMF ऑफ द सेल. दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू NF एंड E. NF एंड E. क्या सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं एक होमवर्क देता हूं, आप ट्राई करना. ये तो मैंने आज बहुत ही स्पेशलाइज्ड केस आपके सामने डिस्कस किया. कौन सा केस डिस्कस किया?
सिर्फ और सिर्फ ऐसा डेल्टा जी का यूज जो केमिकल रिएक्शन में, क्या मैंने कोई आइडियल गैस का प्रोसेस लिया क्या कि ऑक्सीजन लिया है 300 से 400 ले गए, तो बताओ इसका डेल्टा जी क्या आएगा? ये पूरा केस अभी आपको खुद एनालाइज करना है, ये आपको खुद से डेवलप करना है। करोगे? तो ये काम अपने हिसाब से आप करना। कुछ क्वेश्चंस भी दिए होंगे, उसमें अपना दिमाग लगाना। हमेशा ध्यान रखना स्टार्ट कहां से करना है। अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो, केमिकल रिएक्शन हो तो इतनी दुनिया भर की चीजें मैंने बता दी, उसका यूज करके निकाल सकते हो। नहीं हो तो हमेशा एकदम उसका रॉ फॉर्म H माइनस यहां से शुरू करना, यहां से शुरू करना। इसको डिफरेंशिएट करना हो तो क्या हो जाएगा? dg इज इक्वल टू DH माइनस TdS माइनस SDT। क्या समझ में आ रहा है? इस H के अंदर भी खूब सारी कहानी है। H खुद क्या होता है? U प्लस PV। DH क्या हो जाएगा? DU प्लस PDV प्लस VDP। तो तुम समझ सकते हो बेटा, इसके अंदर अगर हम घुसते जाएं तो कहां तक पहुंचेंगे। अलग अलग कंडीशन पे इसका डेरिवेशन अलग अलग आ सकता है। तो मैंने बस आपको रॉ फॉर्म दे करके इसी ओपन एंड पे ही डिस्कशन एंड क्लास खत्म करता हूं। आप अब पूरा एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज आप लगा सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।